वेलकम टू दी फिजिक्स पल्स। यहाँ कॉन्सेप्ट धड़कन बन जाएगा। जैसा एक और कॉन्सेप्ट लेकर आए जो आपकी धड़कन बनने वाला है। जैसा कि हम लोग क्लास 10 साइंस का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं लाइट। बहुत सारी चीज़ें हमने अब तक 3 लेक्चर में डिस्कस कर ली हैं। आज हमारा टॉपिक रहेगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो अब हमारे क्लास 10 के अकॉर्डिंग ये हमारा चैप्टर यहाँ से अब बनना शुरू होता है। तो चलिए हम लोग समय ना गवाते हुए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जो भी नए बच्चे इस चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। और हम आज का लेक्चर अब आपके प्यार के साथ में स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। जैसे मैंने पिछली बार बताया ही था, अगर कोई भी हमारे पास में सरफेस है, उस सरफेस पर आकर जब लाइट इंसिडेंट करती है, लाइट उस पर टकराती है, उस सरफेस के साथ में जो लाइट के साथ होता है वो ये होता है, कुछ पार्ट लाइट का एब्जॉर्ब होगा, कुछ पार्ट लाइट का ट्रांसमिट होगा और कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। तो अभी हमें एब्जॉर्प्शन के बारे में कोई डिस्कस नहीं करना, अभी हमें ट्रांसमिट कितनी हो रही है लाइट उसके बारे में डिस्कस नहीं करना। हमने तो वहाँ से एक पॉइंट उठाया, वो पॉइंट कि आने के बाद सरफेस से टकराने के बाद लाइट जब वापस जा रही है, इस फिनोमिनन को हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलेंगे भाई इसको हम लोग? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? जैसे कि मेरे पास में कोई भी एक सरफेस है, ये मैंने एक सरफेस मान लिया, इस सरफेस पर एक रे आई। अकॉर्डिंग टू प्रीवियस थ्योरी जो आने वाली रे है जो सरफेस से आकर टकराएगी, उस आने वाली रे का नाम क्या होता है? इंसिडेंट रे। और ये रे जिस पॉइंट पर आकर टकराई है, मीन सरफेस के इस पॉइंट पर आकर टकराई है, इस पॉइंट को बोला जाएगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब क्या होगा? टकराने के बाद में ये रे यहाँ से वापस जाएगी। मैं कह सकता हूँ कि ये रे रिफ्लेक्ट बैक होगी। तो इसीलिए हम इसका नाम क्या रख देते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। ये हमारे पास में बन गई रिफ्लेक्टेड रे। अब दो रे हमारे पास में आ चुकी हैं। अभी हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इसके अंदर क्या होता है? जब कोई सोर्स से रे आकर किसी सरफेस पर टकराती है और टकराने के बाद में वो वापस चली जाती है। और इसके लिए रीज़न क्या होगा कि जाने का और आने का जो मीडियम है वो मीडियम सेम रहेगा। तो अब इसकी थ्योरी अगर हम लिखना चाहें तो थ्योरी क्या लिखेंगे? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट और अ पार्ट ऑफ लाइट। मतलब किसी भी आने वाली रे का रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराकर बाउंस बैक होना, क्या होना? बाउंस बैक होना। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और बाउंस बैक होकर जो लाइट जा रही है, दैट लाइट इज रिफ्लेक्टेड रे। तो ये हो गया हमारे पास में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस बीच में हमें एक बात और याद रखनी है, जो हमने पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, अरे आवाज आ रही है, इसको बंद कर ले। यहाँ पर ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर हम एक रे और ड्रॉ करते हैं। एक इमेजिनरी लाइन हम अपनी तरफ से ड्रॉ कर देते हैं। दैट इमेजिनरी लाइन इज नोन एज नॉर्मल रे। क्योंकि अभी आगे जो लॉ बनेंगे रिफ्लेक्शन के, उसमें हम इस रे को लेकर डिस्कस करेंगे। अभी तो सिंपल हमें ज़्यादा दिमाग पर जोर नहीं डालना, सिर्फ ये बात करनी है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज दैट फिनोमिना इन विच इंसिडेंट रे बाउंस बैक और रिफ्लेक्ट बैक आफ्टर हिटिंग अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इन सेम मीडियम। जिस मीडियम की तरफ वो आ रही है, बढ़ रही है, उसी मीडियम में वो वापस लौट जाना ही उसका क्या होगा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा। अगर हम प्रीवियस लेक्चर को इसके साथ में जोड़ें तो क्या हो सकता है कि आने वाली रे और जाने वाली रे की वेलोसिटी सेम है या डिफरेंट है? वेलोसिटी सेम है यार। आने वाली रे है वो सोर्स जिससे आ रही है, उसी सोर्स की तो वो रे है जो जा रही है। तो सोर्स तो नहीं बदल रहा। जब सोर्स नहीं बदल रहा तो फ्रीक्वेंसी सेम है। और मीडियम भी देखो, आने वाली रे का ये है और जाने वाली रे का भी मीडियम यही है, तो मीडियम भी सेम है, तो वेलोसिटी भी नहीं चेंज होने वाली। तो ये पिछला फिनोमिना हमने यहाँ आकर कनेक्ट कर दिया। अब कोई हमसे यहाँ से ऐसे पॉइंट पूछ ले तो हम आराम से बता सकते हैं।
तो अब इसकी थ्योरी को अगर आप लिखना चाहते हो तो वो थ्योरी क्या होगी, व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट और पार्ट ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्टिंग ऑन द सरफेस। किसी भी लाइट का बाउंस बैक हो जाना, किसी भी लाइट के हिस्से का वापस चले जाना, किस पर, आफ्टर हिटिंग द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, या हम बोल देंगे आफ्टर रिफ्लेक्टिंग ऑन द सरफेस। जैसे ये इंसिडेंट रे आई, सरफेस से टकरा कर उसका बाउंस बैक हो जाना, दैट इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब हमने क्या किया, रिफ्लेक्शन जो हो रहा है हमारा सरफेस पर जब कोई इंसिडेंट आ रही है, जिसकी वजह से क्या हुआ, टाइप्स बन गए, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। अब आने वाली रे के जो टाइप हैं उनकी वजह से रिफ्लेक्शन का टाइप बन गया। वो कैसे, एक टाइप जो बना उस टाइप का नाम है रेगुलर रिफ्लेक्शन, और दूसरे टाइप का नाम है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। मीन्स लाइट अब हमारी किसी भी सरफेस से टकराएगी तो हो सकता है कि वहां पर उसके टकराने का पैटर्न या तो रेगुलर कहला रहा होगा या फिर इर्रेगुलर कहला रहा होगा। रेगुलर के लिए क्या होगा, अगर हम इसको दूसरे नाम से भी जाने तो उसको हम स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन भी बोल सकते हैं, और हम इसको डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन भी बोल सकते हैं। अगर जब रेगुलर की बात करी जाएगी, अगर रेगुलर रिफ्लेक्शन की बात करी जाएगी तो सरफेस हमारा कुछ इस टाइप का होगा, मीन्स सरफेस हमको कैसा दिया जाएगा, स्मूथ। और इर्रेगुलर की बात होगी तो सरफेस हमारा कैसा रहेगा, कर्व्ड रहेगा, कर्व टाइप में वो सरफेस रहने वाला है। जैसे कि अभी हम लोग प्लेन सरफेस मानकर इसको डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन देखिए रेगुलर इर्रेगुलर सरफेस का मैटर इतना ना मानकर हम ये दूसरा मैटर ये भी मान सकते हैं कि जैसे कि मेरे पास में ये एक सरफेस है, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस मैंने ये बनाया, ये पीछे का हिस्सा पॉलिश्ड एरिया और ये हमारा ऊपर वाला हिस्सा रिफ्लेक्टिंग एरिया। अब मेरी जो लाइट रे है वो ऐसे सरफेस की तरफ आती है, और इन लाइट रे के अंदर मैंने एक चीज क्या कॉमन पाई कि आने वाली पैरेलल लाइट रेज, ये सारी की सारी आने वाली लाइट रेज एक दूसरे के पैरेलल हैं। किसी भी सरफेस पर जब पैरेलल लाइट रेज आएंगी, जैसे कि यहाँ पर 3 पैरेलल लाइट रेज आ रही हैं, अब सरफेस को टकराने के बाद में वो पैरेलल ही वापस लौट कर चली जाएंगी। आने वाली रे का पैटर्न एक दूसरे के साथ में पैरेलल था। आफ्टर हिटिंग द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, उसके बाद में वो बाउंस बैक होकर गई और बाउंस बैक होकर जा रही हैं, तब भी वो कैसी हैं, पैरेलल। मीन्स इंसिडेंट से पहले, बिफोर इंसिडेंट ऑन सरफेस rays are parallel to each other। मीन्स अगर पैरेलल रे पहले और बाद में एक दूसरे के पैरेलल ही हैं, जो लाइट रेज है एक पहले भी पैरेलल थी और बाद में भी वो पैरेलल हैं, तो ऐसे फिनोमिनन को हम बोल देते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। ये जो हमारा रिफ्लेक्शन है बेटा, वो रिफ्लेक्शन हमारा रेगुलर कहलाता है। और हम ये भी कह सकते हैं कि भाई साहब यहाँ पर सेम पैटर्न को फॉलो किया जाएगा, आने वाली लाइट रे का पैटर्न जाने वाली लाइट रे के बिल्कुल सिमिलर ही होगा, बिल्कुल क्या, ऑलवेज सिमिलर ही देखने को मिलेगा। तो इस टाइप के रिफ्लेक्शन को हम क्या नाम दे देते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन। लेकिन हमने
दूसरा रिफ्लेक्शन का टाइप और देखा। फिर से हमारे पास में कोई एक सरफेस है, इस बार जो सरफेस है वो कुछ इस टाइप से, मीन्स हमारे कर्व नेचर का एक सरफेस हमें प्रोवाइड कराया गया है। फिर से सोर्स से इंसिडेंट रे आई और वो एक दूसरे के पैरेलल थी। वहां पर भी इंसिडेंट रे एक दूसरे के पैरेलल है और यहां पर भी इंसिडेंट रे एक दूसरे के पैरेलल है। लेकिन नई कहानी क्या हुई, आफ्टर हिटिंग द सरफेस वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं जा पाई। देखिए आने का पैटर्न जिस तरीके से है, इस जगह पर रिफ्लेक्ट होने वाले जगह पर जब वो रिफ्लेक्ट बैक हो रही है उस जगह पर इनका पैटर्न मैच नहीं कर रहा। आने वाली रे एक दूसरे के पैरेलल तो है लेकिन जाने वाले समय पर वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। तो ऐसे रिफ्लेक्शन को हम क्या बोल देते हैं, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसको क्या बोल दिया जाएगा, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन बोल दिया जाएगा। वो हमारा हो जाएगा रेगुलर रिफ्लेक्शन और यहाँ पर हो जाएगा इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब किसी ने पूछा कि हमारे पास अगर कर्व सरफेस है तो वहाँ पर रिफ्लेक्शन कैसा, तो हम डायरेक्ट आंसर दे देते हैं कर्व पर रिफ्लेक्शन इर्रेगुलर, और हमारा स्मूथ सरफेस है तो वहाँ पर रेगुलर रिफ्लेक्शन देखने को मिल जाएगा। अब रिफ्लेक्शन को हम पढ़ते गए तो फिर किसी ने आपसे एक बात पूछी कि सर देखो सब कुछ हम मान रहे हैं कि इंसिडेंट रे आ रही है, इंसिडेंट रे जा रही है, जिस तरीके से वो आ रही है उसी तरीके से वो सारी रे जा रही हैं तो रेगुलर, जिस तरीके से आ रही हैं उस तरीके से नहीं जा रही हैं तो वो इर्रेगुलर कहलाएगा। अब आप हमें ये बात बताइए कि जिस टाइप से इंसिडेंट रे आई है और जब वो रिफ्लेक्टेड रे जा रही है, इनके बीच में जो गैप है, आने का जाने का जो भी गैप है, क्या वो हमेशा किस बात पर डिपेंड करेगा कि वो मंडे को इतना होगा, ट्यूसडे को वो और गैप बढ़ जाएगा। अगर सर मैंने बनाया तो इतना और किसी और ने बनाया तो वो गैप और ज़्यादा। देखो आने और जाने के गैप को लेकर हमने चर्चा करी, इस पर हमने कहा यार देखो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो गैप हमें दिखाई दे रहा है ना, ये जो पूरा गैप हमें दिखाई दे रहा है, जो वी शेप बन रही है कि इन दोनों के बीच में जो भी एंगल बन रहा है, इस एंगल को लेकर काफ़ी चर्चा हुई। फिर नतीजा क्या निकला कि इस बात को लेकर ये कहा गया कि चलिए अब हम कुछ नियम बना देते हैं रिफ्लेक्शन के। तब नियम बन के तैयार हो गए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। पहले रिफ्लेक्शन पढ़ा, फिर टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा, अब रिफ्लेक्शन का तरीका। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे अपनी मन मर्जी से एंगल बनाते हुए जाएंगी, कि कोई हमने प्लेन मिरर ले लिया तो इतना गैप है और कर्व ले लिया हमने तो बहुत ज़्यादा गैप हो जाएगा। नहीं, तो क्या होगा, चाहे ऐसा हो सरफेस चाहे सरफेस ऐसा हो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों ही सरफेस पर बराबर तरीके से काम करेंगे। लेकिन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है क्या? फर्स्ट लॉ, इसके देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इसके दो लॉ बनाए गए। नंबर 1 क्या कहा गया कि इंसिडेंट रे, सबको पता है आने वाली रे जो सोर्स से निकल कर आ रही है। रिफ्लेक्टेड रे सबको पता है जो टकराने के बाद वापस जा रही है। और हमने दोनों के बीच में एक लाइन इमेजिनरी ड्रॉ करी है, दैट इज नॉर्मल रे। हम बोलेंगे ऑल लाई इन सेम प्लेन। पहला नेम ये था। अब इस बात को कैसे हम लोग जस्टिफाई करें कि एक सरफेस है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को बताने की कोशिश करी जा रही है सरफेस पर। आराम से कैसे बताओगे? इसके लिए आप इंसिडेंट रे ड्रॉ करोगे, क्योंकि पहले लॉ में तीनों रे की बात हुई है तो हम तीनों रे ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारी इंसिडेंट रे और ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे, और ये जो इमेजिनरी लाइन है इन दोनों के
बीच में, ये हमारा जो पॉइंट था दैट इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये जो रे हमने बनाई है दैट इज नॉर्मल रे। अब ये कहा गया है कि सारी की सारी तीनों रे जो हैं वो एक ही प्लेन में लाई कर रही हैं। अगर हम इन तीनों का प्लेन चेक करें तो माना कि ये मेरा एक्स एक्सिस प्लेन है, तो सारी की सारी रे एक्स एक्सिस प्लेन पर ही लाई कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ एक्स पर कर रही हो और कुछ वाई पर कर रही हो, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। जो प्लेन है चाहे वो वाई हो चाहे वो एक्स हो, तो एक ही प्लेन पर तीनों लाई करती हैं। जैसे कि इसको लेकर बात ये उठी कि मैं आपको समझाऊं, मेरे पास में देखो ये 3 है, ये हमारी ब्लू जो रे है आप मानकर चलिए इंसिडेंट रे। चलो यहाँ पर भी मैं यही ड्रॉ कर देता हूँ कलर, जिससे कि कंफ्यूजन ना हो। ये मेरी नॉर्मल रे, और जो रेड कलर है ये होगी हमारी रिफ्लेक्टेड रे। चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं। सोर्स से ये हमारी इंसिडेंट रे आई और टकराने के बाद में ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे गई। इनके बीच में हमने एक नॉर्मल को ड्रॉ किया। अब जब हम इन तीनों के पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को देखते हैं, इन तीनों के मिलने को देखते हैं, अब इन तीनों के नीचे जब हम ये लाइन ड्रॉ करें, इन तीनों पॉइंट के नीचे जब हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो इस तरीके से ये तीनों की तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर, मीन्स एक ही प्लेन पर लाई कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नीचे की तरफ से जब हम देखेंगे, नीचे की तरफ से जब हम देखेंगे इनको, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि एक जो लाइन है वो किसी और प्लेन पर हो और दूसरी लाइन किसी और प्लेन पर हो। कुछ इस टाइप से तीनों पॉइंट एक ही प्लेन पर मिलेंगे, तो हम इसीलिए बोल देते हैं ऑल लाई इन सेम प्लेन। तो ये हमारे लिए प्लेन को लेकर डिस्कस हो गया। अब जैसे प्लेन को लेकर डिस्कस हुआ, फिर उसने बोला क्या सिर्फ यही बात कही गई है, तो इसको लेकर दूसरा लॉ और बना दिया गया, दैट इज सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड लॉ क्या कहता है? सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्यों बना, डाउट क्या आया? बच्चे ने जैसे इतना पढ़ा तो उसके दिमाग में डाउट ये आया कि ये जो रे है आपकी, जो आप लेकर आ रहे हो दैट इज इंसिडेंट, बहुत अच्छा माना हमने, ठीक है, लेकिन जब रिफ्लेक्टेड रे जा रही है, जब रिफ्लेक्टेड रे जा रही है तो वो कहीं से भी जा सकती है ना, उसी सेम मीडियम में। जैसे कि ये आपकी इंसिडेंट रे आई, ये हमने नॉर्मल ड्रॉ किया इसके साथ में, तो अब हमारी जो रिफ्लेक्टेड रे है वो इधर से भी तो जा सकती है, अभी भी ऑल लाइन सेम प्लेन, वो इधर से भी तो जा सकती है पीछे की तरफ, अरे वो इस साइड से भी तो जा सकती है ना। जाना ही तो सेम मीडियम में, वापस लौटना था उसको, तो वो हो सकता है कि वो ऐसे वापस चली जाती इस तरफ, हो सकता है कि वो पीछे की तरफ वापस चली जाती, हो सकता है कि वो ऐसे वापस चली जाती, तो उसके जाने की कंडीशन तो सेम मीडियम में कुछ भी हो सकती थी। तो आपने उसको किस इस वी टाइप में ही क्यों भेजा? इसके पीछे का कारण क्या होगा? इसके पीछे का लॉजिक ये रहेगा कि रिफ्लेक्टेड रे हमेशा जब वापस लौट कर जाएगी, उसके लिए जो हमारा पाथ बनेगा या हमारा जो स्ट्रक्चर बनेगा वो ये रहेगा कि हमेशा जब भी आपको इंसिडेंट रे ड्रॉ करनी है, इंसिडेंट रे जैसे ही मिले, आपका काम है तुरंत उस जगह पर एक नॉर्मल ड्रॉ करो, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। हमने इसके अंदर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। जैसे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, अब इससे एक आइडिया ये लग गया, जो रिफ्लेक्टेड रे है वो उस परपेंडिकुलर, उस नॉर्मल रे के दूसरी तरफ से निकल कर जाएगी। जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे है वो नॉर्मल के ना तो वो इधर से जाएगी ना नॉर्मल के इधर से जाएगी, वो नॉर्मल के दूसरी तरफ से हमेशा ही देखी गई है जो रिफ्लेक्टेड रे पास होती है। तो हमने सारे डिस्कस यहाँ पर ये ख़त्म कर दिए। अब हमें एक आइडिया मिल गया, जब भी हमारे को कोई ऐसा भी सरफेस दे दिया, मान लो ऐसा सरफेस दे दिया,
ये हमने इंसिडेंट रे ड्रॉ कर ली। अब इंसिडेंट रे ड्रॉ कर ली, अब किसी ने पूछा बताओ जल्दी से कि रिफ्लेक्टेड रे कैसे जाएगी, मैंने क्या बोला, तुरंत इसके ऊपर क्या ड्रॉ करो, एक नॉर्मल ड्रॉ करो। हमने नॉर्मल ड्रॉ करा और वो इस टाइप से जाएगी। तो इंसिडेंट रे के साथ में रिफ्लेक्टेड रे वो कुछ इस टाइप से जा रही है। क्यों पता चला हमें? अगर हम नॉर्मल ड्रॉ नहीं करेंगे तो हमें बिल्कुल भी पता चलने वाला नहीं है। अब नॉर्मल जैसे ही ड्रॉ करा तो हमने एक और ख़ास बात ये देखी कि चलो सर ये इसके दूसरी तरफ से जा रही है, बहुत अच्छा मानते हैं हम लोग कि दूसरी तरफ से भेजेंगे, तो दूसरी तरफ से ऐसे भी तो जा सकती है इतना दूर, वो इसके बहुत करीब होकर भी तो जा सकती है ना। आपने ऐसा क्यों दिखाया है? बिल्कुल एक परफेक्ट शेप, ऐसा लग रहा है देखने में जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की है वही डिस्टेंस सर यहाँ से यहाँ तक की आप शो कराना चाहते हो, या तो बुक में ऐसा दे रखा है इसलिए आप हमें बता रहे हो, या फिर कोई और लॉजिक है क्योंकि उसको नॉर्मल के दूसरी तरफ से जाना है तो हम भेज रहे हैं ना। ये कंडीशन क्यों नहीं मान रहे आप? ये कंडीशन क्यों नहीं मान रहे आप? एक परफेक्ट वी शेप को ही क्यों मान रहे हो? परफेक्ट वी शेप इसलिए बन रही है, एंगल ऑफ ये जो हमारी इंसिडेंट रे है ये क्या करेगी, नॉर्मल के साथ में, नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी, और नॉर्मल के साथ एंगल बनाने वाले को हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। मींस ये नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल, और इसको हम डिनोट करते हैं एंगल आई से। तो ये वाला जो एंगल है उसको हम क्या लिख देंगे, एंगल आई। अब जितना एंगल आई है उतना ही एंगल आर होगा। एंगल आर क्या है? एंगल आर क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब एंगल ऑफ आर क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जैसे आई नॉर्मल के साथ है तो आर भी किसके साथ है? आई के साथ नहीं है। एंगल आर किसके साथ है? नॉर्मल के साथ। तो यहाँ से हम समझ गए कि हमारा एंगल आई के बराबर ही हमारा क्या रहेगा, दूसरा थीटा, दैट इज नोन एज एंगल आर। तो सेकंड लॉ ने यही बात प्रूव कर दी, यही बात हमारे को दिमाग में रखवा दी कि सेकंड लॉ स्टेट दैट एंगल आई बराबर एंगल आर, मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। पर यहाँ पर डाउट खत्म नहीं हुआ, फिर उसने पूछा कि रेगुलर और इरेगुलर में, रेगुलर रिफ्लेक्शन या इरेगुलर रिफ्लेक्शन में कौन से लॉ हमारे यूज होते हैं। जो रेगुलर रिफ्लेक्शन है उसके लिए ये लॉ बने हैं, या इरेगुलर रिफ्लेक्शन है उसके लिए लॉ बने हैं। तो हमने ये कहा ये जितने भी हमारे दोनों लॉ हैं रिफ्लेक्शन के, वो हर टाइप के सरफेस के लिए वैलिड है। आपको अब कैसा भी सरफेस दे दिया जाए उस हर सरफेस पर हमारे ये लॉ मान्य होंगे। मीन्स अगर यहाँ पर भी देखा जाए इरेगुलर में कि माना पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, पैटर्न इन तीन के अकॉर्डिंग नहीं बन रहा है, लेकिन जो एंगल आई इन दो क्या होगा, ये आने वाली और ये जाने वाली, यहाँ पर भी एंगल आई बराबर क्या होगा, एंगल आर। इसके लिए मैं बात करूँ तो भी एंगल आई बराबर एंगल आर, इसके लिए मैं बात करूं तो भी एंगल आई बराबर एंगल आर। मीन्स हमारा अब चाहे इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो, चाहे रेगुलर रिफ्लेक्शन हो, चाहे स्मूथ सरफेस हो, चाहे कर्व सरफेस हो, ये दोनों ही रिफ्लेक्शन के नियम हर सरफेस के लिए लागू होते हैं। क्योंकि समझ बच्चा ये लेता है सिर्फ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इसके लिए मान्य है, क्योंकि ये तो यार इधर से उधर जा रही है लाइट रेज, अरे भाई इधर से उधर जा भले ही रही हैं, लेकिन आने और जाने वाले का जब तुम एक रे को पकड़ोगे, आती हुई रे और यही जाती हुई रे, हमें दूसरे से ध्यान नहीं देना दूसरा कहाँ जा रही क्या, ये और ये इनके बीच का एंगल आई और एंगल आर तब तुम निकालोगे तो वो हमेशा इक्वल निकलेगा। तो यही हमें हमारा नियम हमें सिखाता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बाद में अब हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि अब ये लॉज रिफ्लेक्शन के जिनसे रिफ्लेक्शन हो रहा है, अब ये रिफ्लेक्शन ऐसा कर क्या रहा है, वो कोई सरफेस जब रे को रिफ्लेक्ट बैक करके हमारे पास भेज रहा है तो उससे हमारे को मदद क्या मिल रही है। या रिफ्लेक्शन ना होता तो आज हमारे कोई ऑब्जेक्ट दिखता ही नहीं शायद, मैं ये मान सकता हूँ, क्योंकि अगर सारी इंसिडेंट रे सरफेस ने
एब्जॉर्ब ही कर ली होती तो आज हमें ये सारी चीज़ें बोर्ड पर लिखी हुई नहीं दिखाई दे रही होती, बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही होती, क्योंकि अगर ये रिफ्लेक्शन हो रहा है तो ही तो हमारी आंखों में वो रे वहाँ से ऑब्जेक्ट से पड़ने के बाद हमारी आंखों तक पहुँच रही है। अब जब आंखों में पहुँच रही है तो हमारी आंखें किसको डिटेक्ट करती हैं? हमारी आंखें किसी इमेज को देखती हैं, हमारी आंखें किसी ऑब्जेक्ट को देखती हैं। हमारी भाई इमेज तो चलो हमारी आंखों पर बनती है, लेकिन हम यही मान लेते हैं सामने रखी हुई चीज़ें जहाँ जितनी जो कुछ हो सब ऑब्जेक्ट है। तो मैं ये कहूँगा कि अब रिफ्लेक्शन की वजह से आगे टॉपिक डिस्कस होगा कि इमेज के फॉर्मेशन का। अब इमेज किसकी बनेगी? इमेज बनेगी हमारे ऑब्जेक्ट की। अब ऑब्जेक्ट होगा तो ही इमेज बनेगी। तो अगला लेक्चर हम लोग लेकर आएंगे ऑब्जेक्ट वर्सेस इमेज, ऑब्जेक्ट वर्सेस इमेज का कॉन्सेप्ट। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए हमारा अब तक का पढ़ाया हुआ जो भी लेक्चर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड।